यूजीसी एनटीए नेट हिंदी साहित्य के निबंध सेक्शन में हम आज बातचीत करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के दो निबंध लगे हुए हैं, जिसमें कि पहला निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण और दूसरा निबंध है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो चलते हैं पहले निबंध पर चर्चा करते हैं, दिल्ली दरबार दर्पण पर। नाम से ही पता चल रहा है कि यह निबंध ऐसे विषय वस्तु पर लिखा गया होगा जो कि राजनीतिक या फिर शासन से संबंधित निबंध होगा। उसमें सरकार की चीज़ों का जिक्र हुआ होगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इस निबंध का प्रकाशन सन 1877 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध का प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ था। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लिया जाए। अंग्रेजी शासन के प्रति भ्रम पर आधारित महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को आधार बनाया गया है। यानी कि ये जो समय है सन 1877 के आसपास का समय है। उस समय जो अंग्रेजी शासन था उसमें महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को भारतेंदु ने विषय वस्तु बनाया है। इसमें भारतेंदु ने राज राजेश्वरी की प्रशंसा की है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यह निबंध महारानी के सम्मान में लिखा गया है। अमूमन आपने सुना होगा कि भारतेंदु काल में एक प्रवृत्ति चलती थी, देशभक्ति और राजभक्ति, इसमें द्वंद्व था। तो एक उसी प्रवृत्ति की तरफ ही संकेत किया जा रहा है निबंध के माध्यम से कि भारतेंदु ने जहाँ अपनी देशभक्ति को भी जाहिर किया, साथ में उन्होंने राजभक्ति की तरफ भी उनका थोड़ा सा झुकाव था। यानी कि ये जो निबंध लिखा गया है दिल्ली दरबार दर्पण, यह महारानी के सम्मान में लिखा गया है। अगर निबंध की मूल विषय वस्तु की चर्चा करें तो भेदभाव मिटाकर सभी धर्मों और जातियों को समान अधिकार देने की बात इसमें कही गई है। तो मोटे तौर पर हमने चर्चा किया दिल्ली दरबार दर्पण नाम के निबंध के बारे में कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, किस उद्देश्य से यह लिखा गया था और इसकी मूल विषय वस्तु क्या है। अगर हम निबंध के मुख्य अंश या कथन की चर्चा करें तो देखते हैं जो पहला कथन है कि मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ जो उनके हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपकी खैरखा राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है। अगला जो कोटेशन है यानी कि मुख्यांश है कि खां साहिब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा क्यों आए हो। बाबू साहिब ने कहा आपकी मुलाकात हो। इस पर खां बोले कि अच्छा आप हमको देख चुके और हम आपको अब जाइए। तो देख रहे हैं कि ये शुरुआती दौर का निबंध है जब खड़ी बोली हिंदी धीरे धीरे अपने स्वरूप को निर्धारित कर रही थी। उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनकी मंडली ने काफ़ी इसमें अपना योगदान दिया था निबंध के विकास में। तो थोड़ा सा वाक्य विन्यास और जो शब्द चयन होगा वो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये शुरुआती समय का है। अगला जो कोटेशन है कि वायस राय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेज़ों के समान आपका चित्त होने के लिए। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। ठीक है, तो ये दिल्ली दरबार दर्पण नाम का जो निबंध है वो बहुत ही छोटा सा है और उसकी जो विषय वस्तु थी उसके बारे में हमने चर्चा किया। कुछ जो महत्वपूर्ण कोटेशन थे उन कोटेशंस के बारे में चर्चा किया। अगर इसमें से कोई भी कोटेशंस आता है तो आप परीक्षा में उम्मीद है कि सही कर लेंगे। आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का सबसे फेमस निबंध जो है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये काफ़ी चिंता थी भारतेंदु हरिश्चंद्र को और ये निबंध प्रायः आपको छोटी कक्षाओं में भी पढ़ने को मिले होंगे, अवसर मिला होगा पढ़ने का और यूजीसी एनटीए नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा है तो कुछ सोच समझकर लगाया गया होगा। अगर निबंध के प्रकाशन पर हम चर्चा करें तो इस निबंध का प्रकाशन 1884 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली दरबार दर्पण 1877 और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है ये 1884 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। यानी कि आप देखेंगे कि 1 साल के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र
का निधन भी हो गया। तो ये आखिरी दौर का ही उपन्यास है, जब वो निबंध है जब वो अपने परिपक्व लेखन में पहुंच गए थे, या मैं कहूँ कि आखिरी दौर के समय का ये निबंध है। ठीक है, तो ध्यान में रखें कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है 1884 में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु ने बलिया के ददरी मेले में ऐतिहासिक भाषण के रूप में इसे लिखा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। एक्चुअली ये एक तरीके से भाषण ही था और बाद में इसको निबंध के रूप में संकलित कर लिया गया। अगर निबंध की मूल विषय वस्तु के बारे में चर्चा करें तो इसमें देश की उन्नति, समय का सदुपयोग, आलस्य का त्याग और निज भाषा की उन्नति कैसे हो, इस पर भारतेंदु ने विस्तार से चर्चा किया है और काफ़ी व्यंग्यात्मक लहजे में भी लिखने की कोशिश की है। काफ़ी रोचक निबंध है और बहुत लोगों को इस निबंध की एक एक पंक्तियाँ भी याद हैं। अब हम उन्हीं मुख्य अंशों पर चर्चा करेंगे कि जो मुख्य अंश हैं या कथन हैं वो क्या है। भारतेंदु भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है पर चर्चा करते हुए लिखते हैं कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। कई बार ऐसा लगता है कि ये पंक्तियाँ सन 1884 ईस्वी के आसपास की नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। तो देखिए, भारतेंदु ने उस ज़माने में लिखा था कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। कई बार इतना दूर तक एक ही वाक्य पूछ लिया जाता है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। किसका कथन है? तो आपका जवाब होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाकी कोटेशंस को आप कहानी के रूप में अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। आगे लिखते हैं कि वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। मतलब हिंदुस्तानियों के अंदर जो ताकत है उसके तरफ संकेत कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी लोग आलसी हो सकते हैं, पर अगर उन्हें कोई गाइडेंस करे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसको आप अपने करियर से भी जोड़कर देख सकते हैं कि जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनमें बहुत ताकत है, बस उनको कोई उनके ताकत को एहसास कराने वाला होना चाहिए। ठीक है, आगे वो इस निबंध में कुछ कुछ पंक्तियों को भी इंक्लूड किए हैं, जोड़े हैं कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। एक बार दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। इसका अर्थ आप लोग अच्छे से निकाल सकते हैं। अगला जो कोटेशन है मुख्यांश के तौर पे, हम लोग नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोफी कहना चाहिए। आगे लिखते हैं कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला है, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। विलायत की तुलना करते हुए लिखते हैं कि विलायत में यानी कि विदेश में, विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर में कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छाँटते हैं। सिद्धांत यह कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों में जिसमें जितना निकम्मापन हो वह उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। तो एक तरीके से उस समय की तत्कालीन जो देश की स्थिति थी उस पर चर्चा कर रहे हैं। और आपके दिमाग में होना चाहिए कि भारतेंदु एक मंच बना हुआ है, उस मंच पर खड़े होकर ददरी मेले में इस स्पीच को दे रहे हैं कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो मोटिवेट करने के लिए तमाम उन्होंने उदाहरण दिए हैं और दूसरे देशों से तुलना भी किए हैं कि दूसरे देश में जो कोचवान होते हैं या फिर ड्राइवर कहा जा सकता है कि वो खाली समय कैसा सदुपयोग करते हैं और यहाँ के लोग उसका उपयोग कैसे करते हैं। और आलस का एक बहुत ही मशहूर पंक्ति है आलस की कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और ये पंक्ति कई बार तो एग्जाम में पूछी भी जाती है और इसका विषय वस्तु भी पूछ लिया जाता है कि किस संदर्भ में लिखा गया है। तो आप विषय वस्तु इसका समझिए कि आलस्य के संदर्भ में, और पंक्ति है मलुक दास की। ठीक है, आगे लिखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कि भाइयों, राजा महाराजा का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, हूस, मूर्ख, बोंदे, डरपोक पुकरवाओगे। दौड़ो इस घोड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। एक तरीके से ये पंक्ति आज के दौर के लिए काफ़ी प्रासंगिक है कि तमाम जो चीज़ें हैं उनको आप किनारे रखकर खुद प्रयास करिए, तभी आप इस प्रतियोगी दौर में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पंक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे वो लिखते हैं कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। आगे वो एक पंक्ति का सहारा लेकर निबंध को विस्तार देते हैं, जो कि चंद कवि ने पृथ्वीराज से कहा था कि अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहूँ आज इक्के मारे इक्के सर। आप जानते हैं कि कवि चंद बरदाई और पृथ्वीराज रासो के जो नायक रहे हैं पृथ्वीराज, इनका क्या आपस में संबंध रहा है। एक राजा हैं और दूसरे उनके दरबारी कवि, दोनों का जन्म एक ही समय हुआ था और युद्ध के मैदान में भी चंद बरदाई उनका उत्साहवर्धन करने के लिए जाते थे और कविता पढ़ते थे, उसी हिसाब से पृथ्वीराज बाण छोड़ते थे और उसका रिजल्ट आता था। तो कुल मिला जुला कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ददरी मेले में भारतेंदु हरिश्चंद्र अलग अलग तरीके से उदाहरण देकर लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। तो तमाम उन्होंने एंगल से देखने की कोशिश की है कि कहाँ कहाँ उन्नति करना है। आगे लिखते हैं कि लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। जो बात हिंदुओं का नहीं मयस्सर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। और एक दो लाइन की पंक्ति बोलते हैं कि शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। तो इस निबंध में आप देखें कई पंक्तियों को भी उन्होंने शामिल किया है। आगे लिखते हैं कि जो हिंदुस्तान में रहे चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों न हो, वह हिंदू है। आज के लिए काफ़ी प्रासंगिक पंक्ति है। आज हिंदू कौन है, इसको लेकर काफ़ी डिबेट रहता है बौद्धिक जगत में। और भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में रहे चाहे किसी जाति रंग का हो क्यों न हो, वह हिंदू है। आगे लिखते हैं कि भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों न हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों, सब एक का हाथ एक पकड़ो। काफ़ी एनर्जेटिक एक पंक्तियां हैं और परीक्षाओं में कभी भी पूछी जा सकती हैं। खासतौर से एकता पर जोर देने की बात यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं। जब आप इस निबंध को पढ़िए तो आपके दिमाग में एक मंच होना चाहिए। उस मंच पे जैसे वर्तमान समय में नेता चुनाव के दौर में तमाम बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वैसे ही एक तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र उस ज़माने में सन 1884 ईस्वी में खड़े होकर ददरी मेले में, क्योंकि वहाँ पर मेले के माध्यम से बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और इनको अपनी बात कहने का अच्छा मौका मिला। आगे लिखते हैं कि भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसी ही खेल खेलो, वैसी बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो।
अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। एक तरीके से उनका कोटेशन भी था कि निज भाषा ज्ञान के मीटे नहीं को सूल। ठीक है, उन्होंने निज भाषा पर जोर दिया था। तो एक तरीके से भारत की उन्नति कैसे हो, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, इस निबंध में उन्होंने अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की। खासतौर से जो मेन पॉइंट्स था कि देश की उन्नति, समय का सदुपयोग, आलस्य का त्याग और निज भाषा की उन्नति यानी विकास, ये इन बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के यूजीसी एनटीए नेट में लगे 2 निबंधों पर चर्चा की। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।